Good afternoon, students. Today we will discuss chapter 5, that is morphology of flowering plants. Let's start. Morphology is the branch of biological science that deals with the study of form, size, color, structure and relative position of various parts of organism. मॉर्फोलॉजी में हम इसको हिंदी में आकारिकी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है हमारी बायोलॉजिकल साइंस की जो डील करती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के फॉर्म का, उसकी आकार का, उसके साइज़ का, उसके कलर, उसकी स्ट्रक्चर और रिलेटिव पोजीशन और उसके वेरियस पार्ट्स हैं जो उनकी रिलेटिवली पोजीशन की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज इसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। मॉर्फोलॉजिकल से जो मॉर्फोलॉजी है उससे हम किसी प्लांट की या किसी ऑर्गेनिज्म को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। दूसरा, इट गिव्स फॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशंस फाउंड इन स्पीशीज़। इससे हमें जानकारी मिलती है वेरिएशंस के बारे में, उस स्पीशीज़ की विभिन्नताओं के बारे में। एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से किन बातों में विभिन्न है, किन बातों में उससे वो अलग दिखाई देती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है मॉर्फोलॉजी से हमें। थर्ड वन इज़ डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम are morphological changes that occur in response to shortage or excess of minerals। किसी प्लांट में मिनरल्स की वो मिनरल्स उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में, या मिनरल्स की शॉर्टेज है, इन चीज़ों को भी हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों में चेंजेस होंगे, डिफरेंसेस होंगे, तो उसके मॉर्फोलॉजिकल में भी हमें, उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो जो मिनरल्स हैं उनकी वो ज़्यादा हैं या उनकी कमी है, इस बारे में जानकारी भी हम उस प्लांट की या उस ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को वहाँ मिलेंगे। पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक टिपिकल फ्लावर में आप देखते हो सबसे ऊपर की से टॉप मोस्ट फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्टेम, लीफ और फिर बर्ड्स हैं, नोड और इंटरनोड। नोड वो जगह होती हैं, अगर हम स्टेम की बात करें वो पॉइंट्स होते हैं नोड जहाँ से कि ब्रांचेस निकलती हैं, और इंटरनोड वो होती हैं दो नोड के, अगर हम दो नोड के बीच की हम बात करें, उस हिस्से की बात करें स्टेम के, तो वो इंटरनोड होता है। मीन्स एक नोड और उससे अगली जो नोड है उसके बीच का जो पार्ट है वो इंटरनोड है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो रूट्स होती हैं, रूट सिस्टम होता है पूरा का पूरा। वो आगे हम इसको स्टडी करेंगे कि कौन कौन से तरह के रूट सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट जो होती है वो मेन रूट होती है, और जो से निकलती हैं ब्रांचेस वो सेकेंडरी रूट होती हैं। जो मिट्टी में दबा हुआ पोर्शन होता है इस प्लांट का, उसको हम रूट सिस्टम कह देते हैं, और जो ऊपर का पार्ट होता है जो हवा में होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें किसी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलती हैं। फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, बर्ड्स होंगी, लीव्स होंगी और रूट सिस्टम होगा। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर द रूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड है फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट वो रूट सिस्टम, उसको रूट सिस्टम कह देते हैं। एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। और जो ग्राउंड्स के ऊपर है, बाहर है, हवा में है, उसको हम शूट सिस्टम बोल देते हैं। द रूट, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसकी खास बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन डाइकोटिलेडन्स, elongation of radicle forms the primary roots which bears lateral roots of several orders called secondary roots और tertiary roots। अगर हम बात करें दो तरह के हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, एक को बोला जाता है डाइकोटिलेडन्स, दूसरे होते हैं मोनोकोटिलेडन्स।
अगर हम जो कॉमन उनकी फीचर्स की बात करें तो दो इम्पोर्टेंट उनमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जो मोनोकोट्स प्लांट होते हैं और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं। मोनोकोट प्लांट में हमें कोटिलिडन्स देखने को नहीं मिलते, जिनको बीज पत्र बोला जाता है, वो वहाँ देखने को नहीं मिलते, एब्सेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल गेहूं है, अगर आप गेहूं के आप सीड को देखते हो तो उसमें कहीं आपको कोटिलिडन्स देखने को नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा एक ही पोर्शन होगा, एक हिस्सा होगा पूरा का पूरा। अगर इससे अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं डाइकोटिलेंस में, जैसे एग्जांपल आप ग्रैम ले लो, चना ले लो, अगर आप चने के सीड को देखते हो, ग्रेन सीड को देखते हो, तो वहाँ पर आपको दो कोटिलिडन्स देखने को मिलते हैं। वो आसानी से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो वो जो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है वो डाइकोटिलेंस हैं। जैसे मैंगो है, अगर आप उसके मैंगो की आप अंदर के उसके पोर्शन को लेते हो तो वहाँ भी आप देखते हो कि वो आसानी से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जब मोनोकोटिलेंस है उसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। और एक दूसरा इसका बड़ा एक डिफरेंस है कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें हमें पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। जैसे हम शुगर केन की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं और मेज़ की बात करते हैं, मक्का की। दूसरी तरफ जो डाइकोटिलेंस हैं वहाँ पर हमें रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है। बाकी सब जगह आप देखते हो, सपोज करो आप गवावा अमरूद के पेड़ को देखते हो, सेब को देखते हो, आप मैंगो देखते हो, उसकी लीफ को देखते हो, वो सारे के सारे क्या हैं, ग्रैम देखते हो, चना, सेम है, सारी लेंटिल्स हैं, जो सारी की सारी दालें होती हैं, वो सब की सब क्या हैं, डाइकोटिलेंस हैं। दो फीचर्स ये हैं। और तीसरा एक और भी इनमें डिफरेंस है कि जो मोनोकोट होते हैं उनमें जो रूट सिस्टम देखने को मिलता है वो एडवेंटेटियस रूट्स देखने को मिलती हैं। उनमें एडवेंटेटियस रूट्स देखने को मिलती है, मीन्स उनमें मेन रूट वहाँ पर एब्सेंट होती है। जो रूट्स होती हैं उनमें हम अगर उनको हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि सारी रूट्स उसकी जो हैं वो रूट के जो फाइबर्स हैं, हेयर्स हैं, वो सारे एक जैसे दिखते हैं। वहाँ कोई हमें मेन रूट देखने को नहीं मिलती। अगर हम दूसरी तरफ बात करें डाइकोटिलेंस की, तो वहाँ पर हमें क्या है, एक रूट सिस्टम में एक जो बीच में होती है सबसे बड़े वाली, वो एक मेन रूट होती है और उससे फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकलती हैं। और इस तरह के रूट सिस्टम को हम टेप रूट सिस्टम कहते हैं। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन मोनोकोटिलेंस एंड डाइकोटिलिडन्स। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इन डाइकोटिलेंस elongation of radicle forms the primary roots which bears lateral roots of several orders called secondary roots और tertiary roots etc. अगर हम इसी डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में जो हमें रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है वो है कौन से वाला, टेप रूट सिस्टम। और हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये एक डाइकोट प्लांट है। यहाँ पर एक मिडिल में प्राइमरी रूट है, उससे जो निकली हुई हैं वो सेकेंडरी रूट हैं, और सेकेंडरी रूट से भी जो बारीक वाली रूट्स निकलती हैं वो टर्शियरी रूट्स होती हैं। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम है वो हमें डाइकोट्स में देखने को मिलता है। तो ये जो प्लांट, टिपिकल प्लांट का एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ये एक आप कह सकते हो कि डाइकोट का एक प्लांट है, डाइकोटिलेंस का एक प्लांट है। प्राइमरी रूट्स अलोंग विद लेटरल रूट्स फॉर्म द टेप रूट सिस्टम, एग्जाम्पल मस्टर्ड, ग्रैम ईटीसी। सरसों में देखोगे आप, चने में देखोगे, तो इस तरह का आपको एक रूट सिस्टम देखने को मिलेगा जहाँ पर एक प्राइमरी रूट होगी, उससे निकलती हुई कुछ सेकेंडरी रूट्स होंगी, और उन सेकेंडरी रूट से भी निकली हुई कुछ बारीक वाली जो होंगी वो टर्शियरी रूट्स होंगी। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम है उसको हम बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डाइकोटिलेंस का। नेक्स्ट पॉइंट, इन मोनोकोटिलेंस प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एट इट्स बेस ऑफ स्टेम टू कॉन्स्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम व्हीट एंड राइस। अगर हम बात करते हैं किसका, मोनोकोटिलेंस की, तो वहाँ पर जो हमें रूट सिस्टम देखने को मिलेगा वहाँ टेप रूट सिस्टम न होके कौन सा रूट सिस्टम होगा, फाइबरस रूट सिस्टम होगा, जिसको हम एडवेंटेटियस रूट सिस्टम भी बोल देते हैं। और यहाँ पर कोई हमें प्राइमरी रूट नहीं देखने को मिलेगी। जो भी रूट्स होंगी उस प्लांट की, चाहे वो जैसे हम बात करें वीट की या राइस की, तो सारी जो रूट हेयर्स होंगी वो हमें सेम सेम दिखाई देंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स जैसा कोई भी चीज़ नहीं होती, सारी की सारी एक ही जैसी होती हैं दिखने में। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम होगा वो आपको मोनोकोटिलेंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द रूट that arise from other part of plant beside radicle are called adventitious roots, example grass, banyan tree, maize etc.
अब एक नया जो पोर्शन होता है रूट सिस्टम का, एक रूट होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जिनको हम अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। अगर आप बैनियन ट्री में आप देखोगे या आप मेज़ में देखोगे, मक्का के आप प्लांट में देखोगे, तो जो उसकी मेन जो रूट्स हैं, जो फाइबर रूट सिस्टम है, फाइबरस रूट सिस्टम है, उससे अलग भी आपको वहाँ पर कुछ रूट्स देखने को मिलेंगी, जो नोड्स होती हैं। नोड्स पे से कुछ रूट्स निकलती हैं और उनको वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। ग्रास में अगर आप बात करो, ग्रास हम देखते हैं जो नॉर्मली जो होता है यहाँ पे, उसमें भी ऐसी रूट्स देखने को मिलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती हैं, जो वहाँ पर जो मेन रूट सिस्टम होता है उसका फाइबरस रूट सिस्टम होता है, उससे अलग भी वहाँ पर नोड्स से निकलती है कुछ रूट्स दिखाई देती हैं। ऐसे बैनियान ट्री में है, बरगद के पेड़ में आप देखते हो कि बहुत बड़ा पेड़ होता है और उससे कुछ रूट्स निकली होती हैं, ऊपर से आती हैं और वो मिट्टी में जड़ों तक जाती है, तो वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। और वहाँ उनका काम क्या होता है, अगर हम बैनियान ट्री की बात करें या मेज़ की बात करें, तो उसका काम होता है उस पेड़ को, उस प्लांट को सपोर्ट देने का काम होता है। तो वो जो रूट्स होती हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। तो मेन फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम का? सबसे पहला, ये जो हमारी सॉयल है उससे वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से उनको लेता है, सोखता है। दूसरा, जो प्लांट है उसको ये एक एनकरेज देता है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराता है ताकि वो सीधा खड़ा रह सके प्लांट, तो एनकरेज का काम करता है। और दूसरा, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। और कभी कभी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनमें वो फूड मटेरियल को रिजर्व कर लेता है प्लांट, उनको संचय कर लेता है जो फूड मटेरियल्स होते हैं। एक टिपिकल रूट के बारे में इन्होंने दिखाया यहाँ पे, रीजन्स ऑफ रूट। अगर हम टिपिकल रूट की बात करें, यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक डाइकोट की रूट है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेप रूट देखने को मिल रही है। एक टिपिकल रूट सिस्टम में आप देखते हो सबसे ऊपर की तरफ रीजन ऑफ मैचुरेशन, वहाँ पर रूट हेयर्स निकले हुए दिखाई दिए हैं। नीचे की तरफ जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, यहाँ पर आपको रूट हेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे नीचे की तरफ जो है, जो सबसे लास्ट का पोर्शन है, वहाँ पर आपको एक रूट कैप देखने को मिलेगी। जो सबसे आगे का जो पोर्शन है रूट का, सबसे नीचे का जो पोर्शन है उसके ऊपर की तरफ होता है, उसको रूट कैप बोल देते हैं। और वहाँ पर लिखा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हैं, जो सेल्स हैं रूट की, वो वहाँ पर डिवाइड होती हैं और ग्रो करती हैं। और जैसे जैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं वो, और रूट नीचे की तरफ जाती है, तो वो धीरे धीरे रीजन ऑफ इलोंगेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का है। और फिर उसके बाद वो रीजन ऑफ मैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पर रूट हेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। द अपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाई ए थिमेबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो अपेक्स होता है रूट का, जो सबसे टॉप इनरमोस्ट जो पोर्शन है, सबसे नीचे की तरफ जो पोर्शन होता है, वहाँ पर एक रूट कैप होती है, जिसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट वाइल मेकिंग वे थ्रू सॉइल। तो ये क्या काम करती है, रूट कैप काम क्या करती है कि ये जो रूट है इसके जो टिप है उसको प्रोटेक्ट करती है, जो कि मिट्टी में नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ एक रास्ता बनाती है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है रूट कैप। सेकंड पॉइंट, अबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। एक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है जहाँ पर कि छोटी छोटी सेल्स होती हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर वो डेंस होता है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि उनकी जो डिवाइड होने की जो उनकी ताकत है, डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उनकी, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसी वजह से उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, गाढ़ा होता है, सघन होता है। द पार्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। अगर हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पर सेल्स, वेयर सेल्स अंडरगो इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट। जहाँ पर की जो सेल्स हैं, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल्स बनी, ये साइज़ में बढ़ती हैं और धीरे धीरे इनका
लंबाई में बढ़ती हैं और साइज़ में बढ़ती हैं, और इससे होता क्या है कि जो लेंथ है रूट की वो भी बढ़ती है इनकी वजह से, इनकी हेल्प से। नेक्स्ट, रीजन ऑफ मैचुरेशन कंटेन रूट हेयर दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सब इससे ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, जहाँ पर कि रूट हेयर्स हमें देखने को मिलती हैं, और उनकी हेल्प से ही प्लांट क्या कर पाता है, एब्जॉर्प्शन कर पाता है पानी का, वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से? सॉइल से। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरिएशन एंड सपोर्ट। जो भी प्लांट को चाहिए उसके हिसाब से जो रूट्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं। कुछ प्लांट में हम देखेंगे तो वो स्टोरेज का काम करती हैं, कुछ प्लांट में हम पढ़ेंगे वो वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं रूट्स, साथ साथ अपने जो उनके जो मेन फंक्शन है उनसे अलग। कहीं कहीं वो एरिएशन देखने का काम करती है, मतलब एरिएशन मीन्स प्लांट को जो एयर है वो उपलब्ध कराती है, और कहीं कहीं वो सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। टेप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिटियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन टू स्टोर फूड। अगर हम बात देखते हैं टेप रूट, कैरेट, गाजर की बात करते हैं, सलजम की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, या फिर हम एडवेंटिटिस रूट की बात करें जिसको हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, तो वो वहाँ पे साइज़ में बढ़ जाती हैं। और क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं। प्रॉप रूट ऑफ बैनियान एंड स्टिल्ट रूट ऑफ मेज एंड शुगरकेन हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। प्रॉप रूट, जो बैनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, वहाँ पर हमें प्रॉप रूट देखने को मिलती हैं। उस प्लांट से कुछ रूट्स नीचे की तरफ आती हैं और जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें वो अंदर की तरफ चली जाती हैं ताकि उस पेड़ को वो सपोर्ट, एनकरेज प्रोवाइड करा सके। दूसरी तरफ स्टिल्ट रूट देखने को मिलती हैं मेज़ में। अगर आप मक्का के पेड़ को देखते हैं तो वहाँ पर जो नीचे की तरफ जो लोअर नोड्स हैं, सबसे नीचे की तरफ ज़मीन के पास, और शुगर केन में भी, तो वहाँ से कुछ रूट्स निकलती हैं जिनको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं, और वो काम क्या करती हैं, वो उस प्लांट को सपोर्ट देती हैं ताकि वो सीधा खड़ा रह सके। इन राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज इट ग्रोज इन स्वैम्पी एरियाज। जब हम बात करते हैं मैनग्रोव्स की, तो मैनग्रोव्स होती क्या है, जो दलदली इलाकों में मिलती हैं, जहाँ पर कि जो मिट्टी है उसके ऊपर पानी रहता है, पानी में रहता है वो इलाका। तो वो जो स्वैम्पी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर राइजोफोरा इसका एक एग्जाम्पल है। वहाँ पर हमें न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलती हैं। वो जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में से निकल के पानी में से होते हुए बाहर आ जाती हैं, और वहाँ से उस प्लांट को जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई देती हैं। फ्लैशी टेप रूट्स, फ्लैशी मीन्स मांसल, जिनमें कि फूड स्टोर होने की वजह से वो स्वेलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं और फ्लैशी हो जाती हैं। तो कौन कौन से तरह की होती हैं? कॉनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म। कॉनिकल जो शेप होती है वो कैरेट में हमें देखने को मिलती है। फ्यूजीफॉर्म जो हमें देखने को मिलती है वो रेडिश में देखने को मिलती है, और नेपीफॉर्म जो है वो टर्निप में देखने को मिलती है। तो तीन तरह की यहाँ इन्होंने फॉर्म का जिक्र किया, जहाँ पे कि जो टेप रूट है वो फूड स्टोर करने की वजह से एक अलग शेप ले लेती है। द स्टेम, it is the ascending part of axis bearing branches, leaves, flowers, fruits. It develop from plumule of the embryo. ये एक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ एक पार्ट होता है प्लांट का, जो कि जिसपे की शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फूल और फ्रूट्स होते हैं। तो ये एक पोर्शन है किसका? प्लांट का, जिसको हम स्टेम बोलते हैं। कहाँ से डेवलप होता है? अगर हम एम्ब्रायो स्टेज पे देखें तो एम्ब्रायो स्टेज पे वहाँ हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक रेडिकल और एक प्लीम्यूल। रेडिकल से जो है वो रूट्स बनती हैं डेवलप होने के बाद, और जो प्लीम्यूल है उससे हमारा स्टेम बनता है जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और जो रेडिकल से रूट्स निकलती हैं वो नीचे की तरफ मिट्टी के अंदर की तरफ वो जाती हैं।
स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड। स्टेम में क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलती हैं। नोड्स वो वाले पॉइंट हैं जिनसे कि ब्रांचेस निकलती हैं वहाँ पे, तो जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं वो क्या होता है, उनको नोड्स बोला जाता है। और दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको वहाँ पर इंटरनोड बोला जाता है। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। जहाँ से कि पत्तियाँ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम नोड्स बोल देते हैं। एंड पोर्शन बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। और दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको वहाँ पर हम इंटरनोड्स बोल देते हैं। जो पीछे की तरफ डायग्राम हमने देखा वहाँ पर भी आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिलेगा। जहाँ से ब्रांच निकली है वो पोर्शन क्या है, नोड है, और दो नोड के बीच का जो पोर्शन है उसको हमने यहाँ पर इंटरनोड कहा है। तो ये किसका पोर्शन है, स्टेम का पोर्शन है। जब स्टेम हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का जिक्र हमें देखने को मिलता है कि स्टेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इट आल्सो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, मेन फंक्शन ये है कि वो उस पर पत्तियाँ मिलती हैं, पत्तियाँ आती हैं, उनको फैलाने का काम करती हैं, उनको बढ़ाने का काम करता है। वो जो फ्लावर्स आते हैं उस पर फ्रूट्स आती हैं, उनको वो बियर करता है, उनको वो रखता है। इट ऑल्सो कंडक्ट वाटर, और ये वाटर का जो है वो कंडक्शन करता है। वाटर और मिनरल्स का जो भी सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करती हैं उसको प्लांट के हर एक हिस्से तक, हर एक पार्ट तक ले जाने का काम जो होता है वो स्टेम का होता है, हर एक लीव्स तक और प्लांट के फ्रूट्स और फ्लावर्स तक। और दूसरा इसका एक और मेन काम है जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें जो फूड वो जनरेट करता है, बनाता है, उसको भी वो सारे जो पूरा प्लांट की जो बॉडी है उसमें कंडक्ट करने में हेल्प करता है स्टेम। सम स्टेम परफॉर्म स्पेशल फंक्शन लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे हमने रूट्स की बात की, ऐसे ही स्टेम भी कुछ अलग तरीके के स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म करता हमें दिखाई देता है कुछ प्लांट में। कुछ प्लांट में ये फूड के स्टोरेज का काम करता है, कुछ प्लांट में हम देखेंगे ये सपोर्ट का काम करता है, कुछ में ये प्रोटेक्शन करता है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के काम भी आता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का रिप्रोडक्शन की एक फॉर्म है, जहाँ पर हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। जैसे सिंपल आप एग्जांपल ले लीजिए, शुगर केन की बात है, तो शुगर केन में हम क्या करते हैं, उसके सीड्स को हम ना यूज़ करके सीधे उस प्लांट की बॉडी को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं और उसको लेयरिंग कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, और वहाँ से हमें दूसरा नया प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। तो वो एक तरीका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो जो स्टेम है वो कहीं कहीं कुछ प्लांट में हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फंक्शन में भी यूज़ करते हुए हम उसको देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन। अगर हम बात करें अंडरग्राउंड स्टेम की, तो पोटैटो, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, जो हल्दी है, ये एक तरीके के क्या है, स्टेम हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड हो चुके हैं किस चीज़ के लिए, टू स्टोर फूड, रिजर्व फूड। और कभी कभी ये क्या काम करते हैं, ये दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन, और ये ऑर्गन के जैसे काम करते हैं जो पेरिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे आप देखते हो पोटैटो को देखते हो आप, जिंजर को देखते हो आप, तो वो क्या होता है कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो आप उनको अगर मिट्टी में दबा दो तो फिर से वो ग्रो करने लगते हैं, फिर से वो बढ़ने लगते हैं, उससे नया प्लांट हमें वहाँ देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, स्टेम टेंड्रिल हेल्प प्लांट टू क्लाइम एज कुकुम्बर, पम्पकिन एंड ग्रेप्स। जो स्टेम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल्स एक फॉर्म होती है जिससे कि प्लांट को क्लाइम करने में हेल्प मिलती है। अगर आप ग्रेप्स की बात करो तो क्या होती है, उनकी लताएं होती हैं, उसको हम बेल जिसको हम बोलते हैं, तो उन्हें क्लाइम करने में जो हेल्प करते हैं उनको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में मॉडिफाई इनटू वुडी, स्ट्रेट
एंड पॉइंटेड थॉर्न्स एज इन सिट्रस एंड बोगेनविलिया। कुछ जगह हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेम है मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें, कांटों में, थॉर्न्स में मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे सिट्रस की बात करें, नींबू के पेड़ की बात करें, तो वहाँ पर जो होती हैं, जो स्टेम की एक्सिलरी बर्ड्स हैं, वो मॉडिफाइड होकर थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है, कांटों में बदल जाती है, जिससे कि उस प्लांट को प्रोटेक्शन मिल सके, उसको कोई एनिमल उसको हार्म ना कर सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट ऑफ अरिड रीजन्स मॉडिफाई दियर स्टेम टू फ्लैटेंड ओपनशिया, फ्लैसी सिलेंड्रिकल यूफोबिया हैविंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो कुछ प्लांट हैं जो अरिड रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि बारिश बहुत कम होती है, जो डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर स्टेम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है और फ्लैटेंड हो जाता है, चपटा हो जाता है, जैसे कि हमें ओपनशिया में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर वो क्लोरोफिल लिए होता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अगर हम फ्लैशी सिलेंड्रिकल की बात करें तो यूफोर्बिया एक प्लांट है जो कि एक अरिड रीजन में मिलने वाला प्लांट है, और जिनमें कि क्या हो जाता है, वो स्टेम जो होता है वो सिलेंड्रिकल हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस का जो काम जो लीव्स करती हैं वो वहाँ पे स्टेम करता हुआ हमें दिखाई देता है, और जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं थॉर्न्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो वाटर का है वो वेपराइजेशन कम से कम हो सके, और जो पानी का लॉस है, वाटर लॉस है, वो कम से कम हो सके, क्योंकि पानी उस रीजन में देखने को वहाँ पर नहीं मिलता। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।